नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना एलबीएस कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले व्याख्यानों में मैंने आपको मनु के संबंध में बताया। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको कौटिल्य के बारे में बताऊंगी। कौटिल्य के संबंध में आज हम कौटिल्य के जीवन परिचय और उसके अर्थशास्त्र के संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊंचा है और उसे कूटनीति तथा शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। सालेटोर ने प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा को माना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय रचनाओं में राजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में के अत्यधिक महत्वपूर्ण होने के अनेक कारण हैं, जिनमें पहला कौटिल्य का एक यथार्थवादी विचारक होना और उसका व्यवहारिक राजनीतिज्ञ होना है। उसने ऐसी समस्याओं के विषय में लिखा है जिनका व्यक्तियों, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपने व्यवहारिक जीवन में सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत में सामान्यतः यह परंपरा प्रचलित थी कि राजनीति की विवेचना उसे धर्म का एक अंग मानकर की जाती थी, लेकिन कौटिल्य ने इस परंपरा से हटकर राजनीति पर स्वतंत्र रूप से अर्थात उसे धर्म से पृथक करके लिखा है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक विषयक सभी ग्रंथों और विचारों का संग्रह तथा सार है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है, वरन अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर अपने देश को एक सुदृढ़ व केंद्रीकृत शासन भी प्रदान किया है, जैसा कि उसके पूर्व कभी भारतीयों ने नहीं जाना था। भारत में कौटिल्य के पूर्व राजनीतिक बुद्धिमत्ता तथा शासन कला के सिद्धांत अस्पष्ट रूप से इधर उधर बिखरे हुए थे। कौटिल्य ने इन सभी सिद्धांतों को एक स्थान पर रखकर एकत्रित कर शासन कला के एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने का कार्य किया। इस दृष्टि से कौटिल्य को शासन कला तथा कूटनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। अब मैं बताती हूँ बच्चों कौटिल्य के जीवन परिचय के बारे में। भारत के महान कूटनीतिज्ञ कौटिल्य के जीवन के संबंध में प्रामाणिक सामग्री का अभाव है। उसके बहुमुखी व्यक्तित्व के समान ही उसके नाम भी अनेक रहे हैं, जिनमें तीन अधिक प्रसिद्ध हैं। पहला विष्णुगुप्त, दूसरा कौटिल्य और तीसरा चाणक्य। उसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उसे कौटिल्य इसलिए कहा जाता है कि उसका जन्म कुटिल नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उसके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए उसे चाणक्य भी कहते हैं। वर्तमान समय में विद्वान जगत में उसे कौटिल्य तथा सामान्य जगत में चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। हिंदी के कवि तुलसीदास और सूरदास की तरह इनके जन्म स्थान के संबंध में बड़ा मतभेद है। बौद्ध ग्रंथ इनकी जन्मभूमि तक्षशिला मानते हैं, तो जैन ग्रंथों के अनुसार उनकी जन्मभूमि मैसूर राज का श्रवणबेळगोळ प्रदेश है। इसके अलावा कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान नेपाल का तराई प्रदेश मानते हैं। कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। उस समय उत्तरी राज्यों का केंद्र मगध राज्य था, जिस पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश का अंतिम शासक महापद्म नंद था। इनके संबंध में एक कथा इस प्रकार है, जिसमें कहा गया है कि महापद्म नंद के प्रधानमंत्री शक्टार इनसे नाराज थे। राजा ने एक दिन कुछ ब्राह्मण निमंत्रित करने के लिए शक्टार को भेजा। शक्टार ने एक दिन इस काले शिखाधारी चाणक्य को पैरों में चुभ जाने वाले कांस नामक घास को मट्ठा डालकर समूल नष्ट करते देखा था। अतः वह कौटिल्य को निमंत्रण दे आया और उसे सबसे ऊंचा आसन दिया। कौटिल्य का रंग देखकर महापद्मनंद ने उसे अपमानित किया, तो कौटिल्य ने उसी समय शिखा खोलकर यह प्रण किया कि जब तक वह नंदवंश का नाश नहीं करेगा
अपनी शिखा को नहीं बांधेगा। कौटिल्य एक सच्चा ब्राह्मण था और तत्कालीन समय की परंपराओं के अनुसार उसका उद्यम अध्यापन कार्य था। शास्त्र तथा शस्त्र के ज्ञाता और शिक्षक के रूप में उसे अत्यधिक ख्याति प्राप्त थी और उस समय में कदाचित ही कोई ऐसा शासक या मंत्री रहा होगा जो इस महानतम आचार्य का शिष्य न रहा हो या उसके व्यक्तित्व और नीति से प्रभावित न हुआ हो। एक आदर्श अध्यापक के नाते वह स्वयं को व्यवहारिक राजनीति से अलग रखना चाहता था, किंतु अनिच्छा होते हुए भी परिस्थितियों के दबाव से वो भारत की संपूर्ण राजनीति का केंद्र बन गया। उस समय यूनान के राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर भारत के एक बहुत बड़े भाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया। भारत उस समय अनेक छोटे छोटे प्रभुता संपन्न राज्यों में विभाजित था, जिसमें संगठन का अभाव था और वे निरंतर संघर्ष और कलह में लिप्त थे। भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तब भारत के अनेक नरेशों ने अपने ही देशवासियों को हराने में सिकंदर की सहायता की। इस घटना चक्र से कौटिल्य को अत्यधिक आघात पहुंचा और इस दुर्दशा की मुक्ति के लिए उसने हिमालय तथा समुद्र के बीच इस संपूर्ण आर्भूमि को एक शासन सूत्र में पिरोना आवश्यक समझा। अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए उसने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश का विनाश किया, अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। इसके बाद उसने तत्कालीन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में राजनीतिक विचारों का प्रकाशन करते हुए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त कौटिल्य की सहायता से ही सम्राट बना था और कौटिल्य न केवल मौर्य साम्राज्य का महामंत्री था वरन सभी कुछ था, किंतु इतना होने पर भी एक आदर्श ब्राह्मण की भांति वो त्याग के आदर्श को ग्रहण करके तपस्वी ही बना रहा। मौर्य साम्राज्य के महामंत्री की कुटिया के वैभव का चित्रण विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस ने इन शब्दों में किया। कुटिया के एक ओर गोबर के उपलों को तोड़ने के लिए पत्थर पड़ा हुआ था, दूसरी ओर विद्यार्थियों द्वारा लाई गई लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ था। सुखाने के लिए रखी गई लकड़ियों के बोझ से छत दबी जा रही थी और इसकी दीवार भी जीर्ण शीर्ण दशा में थी। अब हम चलते हैं बच्चों कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरफ। अर्थशास्त्र के रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कीथ, जॉली आदि विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी का ग्रंथ मानते हैं, परंतु डॉक्टर श्याम शास्त्री, जिन्होंने सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि उपलब्ध करके उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, पाश्चात्य विद्वान फ्लीट और स्मिथ, गणपति शास्त्री, N.N. लॉ और डॉक्टर D.R. भंडारकर आदि अनेक विद्वान कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन अर्थात 3री शताब्दी ईसा पूर्व की रचना मानते हैं। वास्तव में यह द्वितीय मत ही अधिक प्रमाणित है। वस्तुतः अर्थशास्त्र के मूल रचयिता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु मंत्री आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य ही हैं और यह मौर्यकालीन रचना ईसा से 3री शताब्दी पूर्व की है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा दी है और कहा है कि मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं वे दोनों ही अर्थ हैं। अतः वह शास्त्र ही अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। अर्थ और अर्थशास्त्र के इस व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने अपने ग्रंथ को अर्थशास्त्र नाम दिया है। अर्थशास्त्र केवल धन संग्रह के उपायों का अध्ययन नहीं करता, वरन वह विभिन्न उपायों द्वारा प्राप्त की गई भूमि में सुव्यवस्था स्थापित करने तथा मनुष्यों के भरण पोषण के उपायों का भी वर्णन करता है। इसलिए अर्थशास्त्र में शासन व्यवस्था का पूर्ण विवेचन किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और शासन कला की एक महान रचना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में 4 विधाओं का उल्लेख किया। प्रथम अनुविंशकी, जिसका अर्थ है दर्शन और तर्क।
दूसरी त्रयी जिसमें धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान शामिल है, तीसरी वार्ता जिसमें कृषि व्यापार आदि शामिल हैं, और चौथी दंड नीति जिसमें शासन कला और राजनीति शास्त्र शामिल हैं। अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय दंड नीति ही है। अर्थशास्त्र की रचना गद्य और पद्य दोनों में ही की गई है। इस ग्रंथ के 15 अधिकरण हैं। प्रथम विनयाधिकरण में राजा के जीवन और व्यवहार का वर्णन है। दूसरे अन्यक्ष प्रचार में राज्य की विभिन्न प्रशासकीय अध्यक्षों के विभागों और कर्तव्यों का वर्णन है। तीसरे धर्मस्थी में अर्थशास्त्र के अनुसार मुकदमों की सुनवाई और निर्णय आदि न्यायिक बातों का वर्णन है। चौथे अध्याय में, जिसको कंटक शोधन कहा गया है, में समाज के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वालों के लिए दंड विधान की व्यवस्था है। पांचवां, जिसे योगव्रत कहा गया है, में राज्य कर्मचारियों के कर्तव्यों का उल्लेख तथा अराज भक्तों को दंड देने के नियम हैं। छठा, जिसे मंडल योनि कहा गया है, शत्रु राष्ट्रों को वश में करने के उपाय बताए गए हैं। और सातवें, जिसे शानगुण्य कहा गया है, में शत्रुओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। आठवें अध्याय, जिसे व्यसनधिकारक कहा गया है, में राज्य की विपत्तियों के मूल कारण तथा उनके दूर करने के उपाय बताए गए हैं। तथा 9वें अध्याय, जिसे अभियार्थ कर्म कहा गया है, विजय के लिए प्रस्थान से पूर्व विचारणीय प्रश्नों पर प्रकाश डाला गया है। 10वें अध्याय को सांग्रामिक कहा गया है। इसके अंतर्गत विजय के लिए युद्ध संबंधी नियम हैं। 11वां अध्याय, जिसे संघव्रत कहा गया है, में संघ राज्यों में फूट डालने की विधियां हैं। 12वें अध्याय, जिसे अवलियस कहा गया है, में निर्बल राजाओं द्वारा प्रबल राजाओं के प्रतिकार के उपाय बताए गए हैं। 13वां, जिसे दुर्गल भोपाय कहा गया है, में शत्रु के दुर्गों पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। 14वां अध्याय, जिसे औपनिषद कहा गया है, शत्रु पर विष जादू टोना आदि करने की विधियां बताई गई हैं। और अंतिम 15वें अध्याय, जिसे अधिकरण कहा गया है, में अर्थशास्त्र के अर्थ की सामान्य विवेचना की गई है। तो ये था बच्चों अर्थशास्त्र का परिचय। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। कौटिल्य संबंधी दूसरे व्याख्यान में मैं कौटिल्य के विचारों संबंधी अन्य पक्षों की चर्चा करूंगी। धन्यवाद।